तो हम एआईपीजीटी के लिए फास्ट रिवीजन ले रहे हैं, जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे सुश्रुत संहिता। आज चैप्टर्स 1 to 4 ये लेंगे हम। तो सबसे पहले सुश्रुत सूत्र स्थान, हर चैप्टर का, हर स्थान का फर्स्ट और लास्ट चैप्टर का नाम याद रखना है। हर स्थान में हर फर्स्ट और लास्ट चैप्टर इनका नाम हमें याद होना चाहिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, तो ये वेदोत्पत्ति अध्याय है। फिर फर्स्ट जो सूत्र है इस चैप्टर में, उसमें 8 मांगलिक पद है। तो मैंने बीच में पेपर सॉल्विंग किया था, जो भी मुझे क्वेश्चंस लगे उस चैप्टर के हैं तो मैं वो सब लिखते गया हूँ इसी नोट्स पे। ठीक है। तो वो आज किसने बोला है? भगवान धन्वंतरि ने। निबंध संग्रह, ये उस पे टीका है। ढल्लन ने सुश्रुत के ऊपर निबंध संग्रह ये टीका लिखी है, जिसके अंदर चतुर्विध सूत्र। तो कोई भी संहिता है उसमें 4 टाइप के सूत्र होते हैं। जैसे गुरु सूत्र, जो गुरु बोलते हैं, शिष्य सूत्र जो शिष्य लोग पूछते हैं, एक ही, और प्रतिसंस्कृत। ये 4 टाइप के सूत्र है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, सूत्र के कितने प्रकार है? 4। कौन से? गुरु, शिष्य, एकीय, प्रतिसंस्कृत, ऐसे 4 टाइप के सूत्र है। फिर उसके बाद भगवान धन्वंतरि के कितने शिष्य थे? तो मेन 7 थे, 7 शिष्य थे, और किसी ने 12 शिष्य हैं ऐसा भी बोला है। फिर उसके बाद आयुर्वेद को उपांग कहा गया है। किसी किसी ने आयुर्वेद को उपवेद भी कहा है, लेकिन यहाँ पे सुश्रुत संहिता में आयुर्वेद को उपांग कहा गया है। और इसमें श्लोक संख्या कितनी है? 8300। फिर उसके बाद क्रम। तो अभी ये क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अष्टांगोदय के अंदर बोला है, काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, जंस्र, जरा, वृषाण। तो यहाँ पे क्रम से इसको याद रखना है। अभी मेरा पढ़ाई जो है आकुर्डी में हुआ था, तो हमारे उधर डिपार्टमेंट से इस लाइन से थे, वैसे याद था, लेकिन फिर भी एक ट्रिक मैंने बनाया था। फिर अभी देखो सुश्रुत संहिता चालू है, तो इनमें प्रधान ग्रंथ कौन सा होगा? शल्य। तो सबसे फर्स्ट पे आएगा शल्य, उसके बाद शालक्य, और उसके बाद शल्य शालक्य एक साथ आते हैं। तो फर्स्ट शल्य, सेकंड शालक्य, थर्ड है काय चिकित्सा। सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा है? काय चिकित्सा। तो मैंने ऐसे याद किया था, शल्य शालक्य तो याद हो गया था, उसके बाजू में काय चिकित्सा था। तो काय चिकित्सा में एक भूत था, वो भूत छोटा बच्चा था। उस छोटे बच्चे ने अगत खा के, जहर खा के मृत्यु हुआ था उसका। तो शल्य शालक्य काय चिकित्सा में एक भूत था जिसकी मृत्यु, जो बच्चा था जिसकी मृत्यु अगत खा के हुई थी, मतलब विष खा के हुई थी। तो इस ये एक ऐसा लाइन याद किया कि शल्य शालक्य काय चिकित्सा में एक भूत, और भूत जो था वो छोटा बच्चा था जिसकी मृत्यु विष खा के हुई थी। तो ये 6 जो अंग है वो एक लाइन से याद हो जाएंगे। और उसके बाद रसायन वाजीकरण। ऐसा क्वेश्चन आता है कि सुश्रुत के अनुसार चौथे स्थान पे कौन सा अंग है? अष्टांग में से कौन सा फोर्थ स्थान पे किसको उन्होंने रखा है? तो ये भूत विद्या। तो ऐसे हमें याद होना चाहिए कि ये सुश्रुत संहिता की बात करें तो सबसे पहले शल्य, फिर शालक्य, फिर काय चिकित्सा में एक भूत था जो कि छोटा बच्चा था, और विष खा के उसकी मृत्यु हुई थी, और लास्ट में रसायन वाजीकरण। ठीक है। फिर नेक्स्ट है ये कि वाजीकरण की व्याख्या उनने बताई है। तो अभी यहाँ पे 4 चीजें बताई है उनने। शुक्र अल्पता में क्या करना चाहिए, शुक्र दुष्ट रहेगा तब क्या करना चाहिए, शुक्र क्षीण में क्या करना चाहिए, विशिष्ट शुक्र में क्या करना चाहिए, और सबके डेफिनेशन दिए है यहाँ पे। तो जब शुक्र अल्प रहेगा तो उसका अप्यायन करना है, जब शुक्र दुष्ट रहेगा तो उसका प्रसादन करना है, जब शुक्र क्षीण रहेगा तो उसका उपचय करना है, और जब शुक्र विशुष्क रहेगा तो उसका जनन करना है। तो अभी देखो, अल्प में और क्षीण में कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि अल्प मतलब भी थोड़ा सा और क्षीण मतलब भी थोड़ा सा, है ना? तो अब इसको याद कैसे रखना है? अल्प अप्यायन, प अल्प अल्प अप्यायन। तो ऐसे आया है, अल्प अप्यायन अल्प अप्यायन, ऐसे बार बार कंटिन्यूअसली इसको बोलना है। अल्पप्यायन, शुक्र अल्पप्यायन करना है। जो दुष्ट है, तो मंदिर में जब हम जाते हैं तो दुष्ट है, अच्छा आदमी है, दुष्ट आदमी है, सबको प्रसाद मिलता है। तो दुष्ट शुक्र का क्या करना है? प्रसादन करना है। ठीक है। जो क्षीण है, जो कम हो गया है, उसका उपचय करेंगे, उसको बढ़ाएंगे। और जो विशुष्क, एकदम सूख गया है, तो वहां पे जनन करेंगे। एकदम सूख गया है तो वहां पे जनन करेंगे। तो इसको एकदम थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ना है। अल्प अप्यायन अल्प अप्यायन अल्प अप्यायन, जो दुष्ट है उसको प्रसाद मिलता है, जो क्षीण है उसका उपचय करेंगे, और जो शुष्क है उसका जनन करेंगे। ठीक है। तो अभी उसके बाद इनका अर्थ एक बार देख लो। अल्प मतलब प्रकृति एवस्तु कम, जिसका प्राकृत पहले से ही, जिसमें काउंट ही कम है, तो शुक्र अल्प था। जिसका शुक्र दुष्ट है, मतलब वातादि दोषों से दुष्ट है, जिसका शुक्र क्षीण है, स्वमानत अल्पीभूत, मतलब उसका क्वांटिटी वाइज कम है। विशुष्क मतलब अत्यंत क्षीण, बहुत ज्यादा कम। विशुष्क मतलब बहुत ज्यादा कम। ठीक है, तो उसमें जन्म करना है।
फिर प्रहर्षणार्थ, वृद्धि श्रुति करणार्थ। प्रहर्षण के लिए वृद्धि श्रुति हमें करना पड़ेगा। फिर उसके बाद डिफरेंशियल डायग्नोसिस आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम व्याधि परिमुक्ष। तो सबने स्वस्थ स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण ऐसा पहले बोला है, लेकिन सुश्रुत ने क्या बोला है? पहले व्याधि परिमुक्ष उपशमन, उसके बाद स्वस्थ का रक्षण। तो ये चीज ध्यान में रखो कि सुश्रुत ने आयुर्वेद के प्रयोजन में पहले व्याधि उपशमन बोला है, उसके बाद स्वस्थ की रक्षा करने को कहा है। ठीक है। फिर उसके बाद प्रमाण, जो चतुर्विध प्रमाण है उसमें कैसा है? प्रत्यक्ष, फिर आगम, फिर अनुमान, फिर उपमान। आगम कोई वेद बोलते हैं, आप्त बोलते हैं, शास्त्र बोलते हैं। फिर उसके बाद शल्यांग आद्यत्व। तो अब सुश्रुत संहिता में शल्य तंत्र को प्रधानता क्यों दी गई है? तो ये है कि आशु क्रियाकरणात् फास्ट रिजल्ट मिलता है हमें, यंत्र शस्त्र अग्नि प्रणिधानात्, इसमें ये सब का यूज होता है, और सर्वतंत्र सामान्यात्। तो इसीलिए उन्हें शल्य को आद्यत्व, प्रायोरिटी दिया है। ये तीन रीजन है। क्वेश्चन आएगा कि शल्य के आदित्य के रीजन क्या? ऑप्शन वन आशु क्रियाकरणत्वात्, ऑप्शन टू यंत्र शस्त्र अग्नि प्रणिधानात्, ऑप्शन नंबर थ्री सर्वतंत्र सामान्यत, ऑप्शन नंबर फोर ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस आंसर। ठीक है। फिर नेक्स्ट, फिर उन्होंने पुरुष की व्याख्या दी है। पंच महाभूत शरीरी समवाय पुरुषः, शरीरी मतलब आत्मा। तो पंच महाभूत और आत्मा, इनके कॉम्बिनेशन को बोलते हैं पुरुष। फिर उसके बाद लोक, लोक जो है वो दो टाइप के हैं, स्थावर और जांगम। लोक दो टाइप के हैं, स्थावर और जांगम। फिर द्विविध सौम्य अग्नेय भी है, पंचात्मकम जो है वो भी है। फिर उसके बाद चतुर्विद, चतुर्विद में स्वेदज, जरायुज, अंडज, उद्भिज। अंडज, स्वेदज, जरायुज, उद्भिज जैसे भी याद रखना है वो याद रख सकते हो, ये सबको पता ही होगा कि अंडज मतलब अंडे से, जरायुज मतलब प्लेसेंटा से, स्वेदज मतलब पसीने से, और उद्भिज मतलब जो जमीन फोड़ के बाहर आते हैं वो वाले। फिर उसके बाद व्याधि की डेफिनेशन, तद दुख संयोगत व्याधि। तद दुख संयोगत डैश डैश ऐसा आ जाएगा, तो वो व्याधि ऐसे लिखना है। फिर उसके बाद व्याधि के चार प्रकार बोले हैं। बाकी सब जगह शारीर मानस ऐसे दो प्रकार हैं, या फिर निज आगंतुज ऐसे प्रकार है, लेकिन यहाँ पे व्याधि के उन्होंने चार प्रकार बोले हैं। कौन से? आगंतुज, शारीर व्याधि, मानस व्याधि, स्वाभाविक व्याधि। ठीक है। तो शारीर व्याधि, आगंतुज, मानस, स्वाभाविक। फिर उसके बाद व्याधि के अधिष्ठान या आश्रय दो है, एक तो मन और एक शरीर। तो जो शारीर व्याधि है उसकी चिकित्सा ये है, संशोधन, शमशमन, आहार, आचार। तो ये चतुर्विध निग्रह हेतु, ऐसे निग्रह हेतु नाम से आया है चतुर्विध चिकित्सा। तो ऐसे पीजी का क्वेश्चन आ जाएगा कि सुश्रुत के अनुसार चतुर्विध निग्रह हेतु कितने हैं? तो वो चार है, संशोधन, संशमन, आहार, आचार। संशोधन, संशमन, आचार, आहार। ठीक है। फिर उसके बाद प्राणिनाम मूल, आहार को प्राणिनाम मूल, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, डैश डैश प्राणिनाम मूल। तो ऑप्शन है आंसर है आहार, डैश डैश प्राणिनाम मूल, तो वो है आहार। बलवर्ण ओजंश, बलवर्ण ओज, ये सब आहार की वजह से है। रसेशु आयत द्रव्याश्रय होता है। फिर औषधाश्रय स्थावर जांगम, उसके वापस दो टाइप है। फिर उसके बाद औषधि में वापस चार टाइप, वनस्पति, वानस्पत्य, विरुद्ध, औषधि। ये सबको पता होगा। वनस्पति मतलब अपुष्पा फलवंतो, जिसमें बिना पुष्प के फल आ जाता है वो है वनस्पति, ओनली फल है ना। वृक्ष मतलब पुष्प फलवंतो, जिसमें पुष्प और फल दोनों आता है, उसको बोलते हैं वानस्पत्य। विरुद्ध, विरुद्ध मतलब जितने भी क्लाइंबर्स है वो सब। और औषध मतलब जो एक बार इसमें फल आ गया उसके बाद उसका फल पाकनिष्ठा। ऐसे ये श्लोक आ जाएगा, फल पाकनिष्ठा ये किसके लिए कहा गया है, और ऑप्शन नीचे चारों आ जाएगा, तो औषध। फिर उसके बाद प्रतानवत्य स्तंभिन्य, ये किसके लिए बोला है? तो विरुद्ध के लिए। पुष्प फलवंतो मतलब पुष्प और फल दोनों किसके लिए आया है? तो आंसर है वृक्ष या वानस्पत्य। ये थोड़ा सा ध्यान दो हाँ। जनरल लैंग्वेज में हम वनस्पति मतलब प्लांट बोलते हैं, मतलब फल फूल दोनों होगा, ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन वनस्पति सुश्रुत ने इसको कंसिडर किया है, मतलब कुछ तो गड़बड़ होगा। तो इसीलिए वनस्पति में अपुष्पा फलवंतो, जिसमें पुष्प नहीं है लेकिन फल है वो है वनस्पति, और जिसमें दोनों चीज है वो वानस्पत्य। ठीक है। फिर नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने ऊपर उत्तर तंत्र के चार अंग हैं, चार पार्ट्स में डिवाइड किया है। शालक्य में टोटल ऐसे क्लासिफिकेशन आ जाता है कि उत्तर तंत्र में टोटल कितने चैप्टर्स है, तो वो है 66। उसमें से पहले सबसे पहले
जो 26 चैप्टर्स है वो शालक्य से रिलेटेड है, जिसमें 1 to 19 नेत्र रोग है, 20-21 कर्ण रोग है, 22-24 नासा रोग है, और बाकी का शिरो रोग है। फिर कौमार भृत्य में कितने चैप्टर है? 12। तो छोटे बच्चे, अब मैं थोड़ा सा, मेरे ट्रिक्स जो है उसमें थोड़े से बैड वर्ड्स वगैरह टाइप भी थे, तो मैं बताता हूँ। तो एक हिंदी में मराठी में ऐसे बोलते हैं 12 का 12 का, तो छोटे बच्चे 12 के होते हैं, तो ऐसे 12 ऐसे याद है वो। फिर चिकित्सा के 21 स्थान है, भूत विद्या 3 है। हाँ, और ये आखिरी के 4 चैप्टर्स उनको तंत्रभूषण अध्याय ऐसा भी बोलते हैं, जिसका ट्रिक है RSTD। RSTD ऐसे याद रखो इसको, तंत्रभूषण अध्याय जो है उसमें RSTD ऐसा है। तो वो कौन से है, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि तंत्रभूषण अध्याय इसमें से कौन सा नहीं है, ऐसा पूछेंगे, और आखिरी के जो 4 चैप्टर्स है उसके नाम दे देंगे, और एक अलग कोई तो डाल देंगे। तो RSTD का फुल फॉर्म क्या है? R से रस भेद विकल्प अध्याय, S से स्वस्थ वृत्त अध्याय, T से तंत्र युक्ति, और D से दोष भेद विकल्प अध्याय। RSTD, ठीक है। तो ये भूषण भूत अध्याय इनको बोलते हैं, तंत्रभूषण अध्याय। और भूषण भूत या भूत विद्या के 3 चैप्टर्स है। तो भूषण भूत कौन से हैं? वो 4 हैं, और भूत विद्या के 3 हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि रसायन वाजीकरण का वर्णन कहाँ पे आया है सुश्रुत संहिता में? तो वो है चिकित्सा स्थान में। फिर एक क्वेश्चन आता है कि विषकल्प का वर्णन या विष का वर्णन सुश्रुत संहिता में कौन से स्थान में आया है? तो ये कमेंट करके बता देना, होमवर्क है सबके लिए। फिर उसके बाद जांगम के 4 प्रकार, जिसको भूतग्राम, चतुर्विध भूतग्राम ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। कभी कभी जांगम नहीं पूछेंगे, उनकी जगह पे भूतग्राम पूछेंगे। तो उसके जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, ऐसे 4 टाइप्स है जरायुज में। अभी देखो, इसमें एक एक कोई भी चीज डाल देंगे और पूछेंगे। अभी व्याल, ये सबका मतलब तो हमें पता है कि जरायुज मतलब जो प्लेसेंटा से होता है, अंडज मतलब अंडे से होता है, स्वेदज मतलब पसीना, और उद्भिज उद्भिज मतलब जो जमीन फोड़ के बाहर आता है वो सब। लेकिन अभी उसमें वो लोग क्या करते हैं, एक एक एग्जांपल दे देते हैं कि व्याल ये कौन सा भूतग्राम में से आता है। तो जो रेड पेन किया है वो थोड़े से अलग है, उसमें हमें ध्यान रखना भी। सबको पता है जो पशु और मनुष्य है ये सब प्लेसेंटा से आते हैं, तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन व्याल को याद रखना पड़ेगा। अंडज से खग सर्प, खग सर्प ये सब अंडे से, सांप और ये अंडे से आते हैं। स्वेदज जो कृमि कीट पिपीलिका, तो कृमि कीड़े ये सब, कीड़े मकोड़े ये सब पसीने पे अपने स्किन पे आ सकते हैं, लेकिन पिपलीका अपने को थोड़ा सा अलग लगे है, इसीलिए पिपलीका को याद रखेंगे। और उद्भिज में इंद्रगोप कीड़ा और मंडूक, फ्रॉग जमीन फोड़ के बाहर आते हैं, इसलिए इसको हम याद रखेंगे अलग से। फिर उसके बाद संचय, प्रकोप, प्रशम, इसके बारे में बताया है। तो संचय का डेफिनेशन क्या है ये याद रखो। स्थान वृद्धि सिर्फ बोली है तो वो संचय है। प्रकोप मतलब स्वस्थानात उन्मार्ग गमनम, अपने स्थान से छोड़ के जब उन्मार्ग गमन बाहर निकलने के लिए उत्सुक हो जाएगा तब प्रकोप है। और प्रशम मतलब स्वभाव प्रशम, हेतु व्याधि विपरीत कर्म। तो 2 टाइप से प्रशमन हो सकता है। एक तो स्वभाव अपने आप, मुझे सर्दी है मैं दवा लूंगा तो भी ठीक होऊंगा, नहीं दवा लूंगा तो भी स्वभाव से कुछ दिन में, 7 दिन में, 3 से 7 दिन में मैं ठीक हो जाऊंगा, तो वो है स्वभाव प्रशम। और हेतु व्याधि विपरीत कर्म, जो भी मेरा हेतु है उसके ऑपोजिट, मैंने थोड़ा सा, मैंने सर्दी आइसक्रीम खा के हुआ है तो मैंने गर्म चीजें खाई तो भी ठीक होगा, व्याधि के विपरीत चिकित्सा किया तो भी ठीक हो, है ना। तो प्रश्न 2 टाइप से हो सकता है। फिर उसके बाद चतुर्विध वर्ग, तो इसमें देखो ये जो नंबर्स है, चतुर्विध भूतग्राम कौन से है, चतुर्विध वर्ग कौन से, चतुर्विध निग्रह हेतु, तो ये सब जो है इनको, ये जो वर्ड्स अलग अलग है। चतुर्विध वर्ग में क्या आते हैं, तो स्थावर, जंगम, पार्थिव, कालकृत। चतुर्विध भूतग्राम में क्या आता है, तो वो हमने देखा, तो ये वाले वर्ड्स पे थोड़ा रिवीजन करना बार बार। तो स्थावर के 8 प्रयोज्यांग होते हैं। चरक ने यहाँ पे देखो जंगम और उद्भिद में 19 और 18 ऐसे बोले हैं, तो यहाँ पे स्थावर के 8 प्रयोज्यांग। जांगम के अंदर प्रयोज्यांग कौन से है, चर्म, नख, बाल, रक्त इत्यादि। पार्थिव के अंदर सुवर्ण, रजत वगैरह ये सब पार्थिव में आते हैं। और कालकृत तो मतलब चिकित्सा की दृष्टि से जो यूजफुल होता है उसको कालकृत बोलते हैं, तो उसमें दिन रात पक्ष ये सब आ जाएगा। फिर इसके बाद चतुष्टय, चतुर अवयव, चतुष्टयम या चतुर अवयव, इस ये थोड़ा अच्छे से याद रखना। चतुर अवयव इस पे किसी का ध्यान जाता नहीं है, तो क्वेश्चन आ जाएगा चतुर अवयव में से कौन सा नहीं है। चतुर अवयव, 4 अवयव, 4 पार्ट्स, तो उसमें क्या आ जाएगा, पुरुष, व्याधि, औषध, क्रियाकाल। तो ये जब हम षोडश कला भेषज क्या बोलते हैं उसको, जो 4 हैं, रोगी पाच चतुष्टयम, विषक द्रव्य ने उपस्थाता रोगी पाच चतुष्टयम, इन चारों को क्या बोलते हैं हम, चिकित्सा चतुष्पाद।
तो वैसे ही चतुरवयव, तो यहाँ पे पुरुष है, व्याधि है, औषध है, क्रियाकाल है, इस सबको मिला के बोलते हैं चतुर अवयव। तो ये एक ध्यान में देना। फिर उसके बाद इस चैप्टर में अध्याय की संख्या बताई है। तो अध्याय कितने हैं? 120, 5 स्थान में। और जो सिक्स है वो उत्तर तंत्र, उसको मिला के 186 अध्याय हैं। सनातन मतलब नित्य, ठीक है। फिर उसके बाद सूत्र स्थान में कितने चैप्टर है? 46। निदान स्थान में इसका ये ट्रिक है, शु नी शाची क उ, सु नी शाची क उ, ऐसे इसमें स्थान के नाम हैं। सूत्र, निदान, शारीर, चिकित्सा, कल्प और उत्तर, उत्तर तंत्र, ऐसे। तो सूत्र स्थान में 46 चैप्टर्स है, निदान स्थान में 16 है, शारीर स्थान में 10, चिकित्सा स्थान में 40 चैप्टर्स, कल्प स्थान में 80 और उत्तर तंत्र में 66। ठीक है। तब यहाँ पे चैप्टर्स के नाम कौन से हैं? थर्ड चैप्टर अध्याय संप्रदानीय है, उसके बारे में है। अध्याय और स्थान ये हमें याद रखना पड़ेगा किसमें क्या है। तो फर्स्ट चैप्टर है नवग्रह आकृति विज्ञान और नैगमेश प्रतिषेध, गर्भावगंत्री कौमारभृत्य, ठीक है। जो लास्ट 4 चैप्टर्स है उनको तंत्र भूषण अध्याय बोलते हैं। और पूरे संहिता में सब जगह पे शल्य तंत्र के बारे में कहीं ना कहीं पे एक्सप्लेनेशन दिया है। चिकित्सा स्थान में रसायन के बारे में, रसायन का एक्सप्लेनेशन कहाँ पे आता है, ऐसा क्वेश्चन आता है सुश्रुत संहिता में, तो उसका आंसर है चिकित्सा स्थान में। फिर उसके बाद उत्तर तंत्र में हमने देखा कि शालक्य है पहले, उसके बाद कौमार वृत्ति, उसके बाद चिकित्सा, उसके बाद भूत विद्या के 3 चैप्टर्स। फिर नेक्स्ट चैप्टर शिष्य उपनयनीय। तो शिष्य उपनयनीय में क्या है क्वेश्चन बनने लायक? तो शिष्य के वस्त्र कैसे होने चाहिए? कषाय वर्ण के। ये क्वेश्चन आता है बहुत बार ना, कि शिष्य के वस्त्र कौन से कलर के होने चाहिए? कषाय वर्ण के। तो वहीं पे मैंने दूसरा चीज लिख के रखा कि व्रणित रोगी जो है, वुंडेड पेशेंट्स, उसके वस्त्र कैसे होने चाहिए? श्वेत वर्ण के। तो इसको याद रखना। फिर उसके बाद शिक्षा का, ये किसको है, हाँ मतलब कौन कौन ले सकता है शिक्षा? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को नहीं बोला है। अन्वय युक्तज्ञ, वंश शुद्धि, आयुर्वेद अध्याय कुल, तो ये सब करके वंश शुद्धि वगैरह करके हम अध्ययन कर सकते हैं। वय कितने हैं? बाल्य और तरुण वय में हम शिक्षण ले सकते हैं। फिर शील, शास्त्रार्थ अनुसरिण अविपरीत अभाव, शौर्य, शूर, ये ठीक है। शौच के 2 प्रकार हैं, मतलब शुद्धि के 2 प्रकार होते हैं, एक बाह्य, अभ्यंतर। बाह्य मतलब जो स्नान वगैरह से करते हो, और अभ्यंतर शुद्धि के लिए मन शुद्धि इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद इसमें थोड़े से डेफिनेशंस दिए हैं इस चैप्टर में, कि मेधा मतलब क्या है? तो ग्रंथ और धारण कर्षण सामर्थ्य, ग्रंथ का धारण कितना, हम ग्रास्पिंग पावर, उसको मेधा बोलते हैं। धृति मतलब मन संतुष्टि, नियमात्मिका बुद्धि, ये डेफिनेशन है उसका। स्मृति मतलब पुनर्नुभूतक्य स्मरण हो, जो पीछे हमने अनुभव किया है उसको फिर से याद करना, उसको स्मृति बोलते हैं। मति मतलब अनागत अर्थ द्वेष, तो जो अभी तक हुआ नहीं है उसके ऊपर सोच विचार करना, उसको मति, इंटेलेक्ट। प्रतिपत्ति अर्थ, अर्थावबोध, कितना हमें समझ गया उस चीज में से, वो प्रतिपत्ति। फिर उसके बाद प्रशस्त दिशा कौन सी है? तो 2 है, पूर्व और उत्तर, दोनों को प्रशस्त दिशा में काउंट किया है। फिर उसके बाद फिर उसके बाद ब्राह्मण जो है वो तीनों को पढ़ा सकता है। त्रयाणाम मतलब जो बचे हुए 3 हैं उन सबको पढ़ा सकता है। राजनय द्वैस्य वैश्य, वैश्य जो वैश्य है वो वैश्य को ही पढ़ा सकता है। और अगर शूद्र उत्तम कुल का है, अच्छे गुण वाला है, तो उसे वैदिक मंत्र वर्जन करके और उपनयन संस्कार के बिना वो शिक्षा ग्रहण कर सकता है। मतलब ये एक पॉइंट आया था कि शूद्र को अगर शिक्षा ग्रहण करना है तो उसमें वैदिक मंत्र वर्ज करके और उपनयन संस्कार छोड़ के उसको हम शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। फिर उसके बाद शिष्य को जो है वो त्याज्य काम, क्या अवॉइड करना चाहिए? काम, क्रोध, लोभ, मोह। तो फिर सबका डेफिनेशन दिया है। क्रोध मतलब परस्पर से अपकार पूर्वक हृदयत्व, लोभ मतलब परस्पर ग्रहण इच्छा, मोह मतलब तत्व ज्ञान मूढ़ता। फिर मान, ईर्ष्या, ये सब जो भाव है मानसिक भाव अवॉइड करने चाहिए हमें शिष्य को, ठीक है। फिर थर्ड चैप्टर है अध्ययन संप्रदानीय, इसमें ये चिकित्सा के पर्याय आए हैं। ये चिकित्सा के पर्याय, चिकित्सा, प्रायश्चित, प्रशमन, शांति कर्म, ये सब चिकित्सा के पर्याय हैं। फिर उसके बाद रसायन वाजीकरण का वर्णन कहाँ पे आया है? चिकित्सा स्थान में आया है, उत्तर स्थान अष्टांग हृदय। और रसायन वाजीकरण अष्टांग हृदय में कहाँ पे आया है? तो ये उत्तर स्थान में आया है। और चरक और सुश्रुत में चिकित्सा स्थान में आया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, फोर्थ चैप्टर है
तो उसमें वर्ण के गुण कितने हैं? 6 हैं। वैद्य के गुण 4 हैं। चतुर्थ अध्याय का नाम है प्रभाषणीय। फिर उसके बाद ये वाला रेफरेंस ऐसे डायरेक्ट आता है कि खर चंदन भारवाही। ये रेफरेंस कहाँ का है? तो ये 4th चैप्टर का है, प्रभाषणीय अध्याय का है। ये एक टाइप का एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद प्रभाषण मतलब अर्थतः व्याख्यान, उसको प्रभाषण बोलते हैं, इसलिए प्रभाषणीय है इस चैप्टर का नाम। तो यहाँ पे एक पॉइंट आया है कि विमल विपुल बुद्धि अपि आकुली कुर्याम किम पुनर्यो अल्पबुद्धे है। मतलब ये आयुर्वेद का नॉलेज इतना बड़ा है, तो जो पहले से इंटेलिजेंट है, जिसकी बुद्धि विमल है, विपुल है, वो भी आकुली कुर्याम, वो भी एकदम उनके दिमाग में से गड़बड़ हो जाता है इतना सारा आयुर्वेद पढ़ के। तो किम पुनः अल्प बुद्धि, तो ये हमारे जैसे अल्प बुद्धि, जिसको अक्कल ही कम है, तो इतना सारा आयुर्वेद का नॉलेज उनको कैसे समझेगा? तो ये वाला रेफरेंस कहाँ पे है? 4th चैप्टर में। फिर अन्य शास्त्र तद विद्यम संभाषा और तस्कर का रेफरेंस, तो ये रेफरेंस ऐसे क्वेश्चन पे आता है कि खरचंदन भारवाही कहाँ पे आया है और तस्कर कहाँ पे बोला गया है, तो 4th चैप्टर में। ठीक है। फिर उसके बाद शल्य तंत्र के मूल प्रवर्तक कौन थे, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो सौश्रुत, औपदेनव, और अभ्र, पौष्कलावत, ये बार बार बोल के याद किया था मैंने। ये 4 तंत्र शेष शल्य तंत्र के मूल प्रवर्तक है, सौश्रुत, औपदेनव, औरभ्य, पौष्कलावत। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम रुकेंगे। नेक्स्ट चैप्टर्स अगले इसमें लेंगे कल। किसी को डाउट है कुछ?